इस वीडियो में हम तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना सीखेंगे। इसका तरीका ठीक वैसे ही होता है जैसे कि हम दो संख्याओं के मामले में अपनाते हैं, यानी कि हम सबसे पहले दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अपनी तीन संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 18 और तीसरी संख्या है 26। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 8 को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? इसे हम यदि 2 से भाग देंगे तो हमें पहले 4 मिलेगा, 4 बार भाग जाएगा। इसके बाद 4 को भी हम 2 गुणा 2 में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी 8 संख्या है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 1, 2 और 3, ये हुए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब जो हमारी अगली संख्या है वो क्या है? 18। 18 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसे हम 2 से भाग देंगे तो पहले 9 बार जाएगा और 9 को भी हम आगे 3 से 3 बार भाग दे सकते हैं, यानी 18 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 3 की घात 1 और 2, 3 की घात 2। ठीक है, इसी तरह से जो अगली संख्या हमारी है वो है 26। ठीक है, तो 26 को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? हम इसे 2 से यदि भाग देते हैं तो पहले जाएगा 1 और 3, 2 गुणे 13, यानी कि यहाँ पे ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13। तो ये हमें इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इसके बाद जो अगला चरण होता है वो होता है जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिले हैं उनमें हमें सार्व गुणनखंड ज्ञात करना होगा। ठीक है, सार्व गुणनखंड को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करने होंगे। तो चलिए देखते हैं हम इन संख्याओं के कॉमन फैक्टर्स हमें क्या मिलते हैं। तो 8 में हमें 2 मिल रहा है, 18 में भी हमें 2 मिल रहा है और 26 में भी हमें 2 मिल रहा है, यानी कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर मिला हमें वो 2 मिला है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इन तीनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर है। अब अंतिम चरण जो होता है वो जो हमें कॉमन फैक्टर या सार गुणनखंड मिले हैं उनका आपस में गुणा करना, लेकिन यहाँ पे हमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर मिला है, तो यही इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF है, 8, 18 और 26 का। अब यदि हमारे पास एक से अधिक कॉमन फैक्टर मिलते तो हम उनके सबसे छोटी घात को लेते और आपस में गुणा कर देते। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण ऐसा भी देखते हैं जिसमें हमें एक से अधिक कॉमन फैक्टर प्राप्त होते हों। तो मान लीजिए कि हमारी संख्याएं हैं 12, 36 और 168। ठीक है, अब इन संख्याओं को लेकर के देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 को। ठीक है, 12 को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? 12 को यदि हम पहले 2 से भाग दें तो हम इसे दे सकते हैं 6 बार भाग, 6 दूनी 12, फिर 6 को भी हम आगे 2 गुणा 3 में विभाजित कर सकते हैं, यानी 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक है, इसी तरह से अगली संख्या जो हमारी है वो 36 है। 36 को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? इसे हम 2 से यदि भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचेगा तो 8 16 8। इसके बाद फिर से हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, ये 9 बार जाएगा और फिर 9 को हम 3 गुणा 3 में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो 36 संख्या है इसे हम लिख सकते हैं 36 का मतलब हुआ 2 की घात 1 और 2, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात, यहाँ पर 3 की घात 1 और 2, 3 की घात 2 हो जाएगी। अगली जो हमारी संख्या है वो है 168। तो इसे हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? मान लीजिए हमने 2 से भाग दिया तो 8 बार जाएगा 16 और फिर 4 बार, फिर इसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं तो 4 बार और 2 बार, फिर 4 को हम यदि 2 से विभाजित करेंगे तो 2 और 1 21 मिलेगा और इसको हम फिर 3 से 7 बार विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 168 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 1, 2, 3, 2 की घात 3 गुणा 3 और गुणा 7। ठीक है, तो ये हमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब इसके बाद अगला चरण क्या है? अगला चरण है, दूसरा चरण हमारा सार्व गुणनखंड को ज्ञात करना। ठीक है, हम पहले सार्व गुणनखंड को ज्ञात करेंगे जिन्हें हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। तो 12 में हमें 2 मिल रहा है, 36 में भी हमें 2 मिल रहा है और 168 में भी हमें 2 मिल रहा है, यानी कि पहला सार्व गुणनखंड हमारा 2 हुआ। इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? 3 12 में भी मिल रहा है, 36 में भी मिल रहा है और 168 में भी, तो दूसरा सार्व गुणनखंड 3 हुआ। इसके अलावा हमें ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं मिलता है जो तीनों में कॉमन हो या सार्व हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 इन तीनों संख्याओं के सार्व गुणनखंड है। तीसरा जो चरण होता है वो ये होता है कि इनकी जो हमें सार्व गुणनखंड मिले हैं इनकी सबसे छोटी घात को लेना और उसका आपस में गुणा करना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? सबसे छोटी घात, यानी कि
स्मॉलेस्ट पावर को हम यहाँ पे लेंगे और उनका गुणा करेंगे। देखते हैं हम क्या घात है इनकी सबसे छोटी घात। तो 12 में 2 की घात हमें 2 मिल रही है, 36 में 2 की घात हमें 2 मिल रही है और 168 में 2 की घात 3 मिल रही है। इसका मतलब ये है कि 12 में और 36 में जो 2 घात मिल रही है ये सबसे छोटी घात हुई, तो 2 की घात हम 2 लेंगे। इसके बाद 3 की यदि बात करें तो 3 में यहाँ पे 1 घात है, 36 में 3 की 2 घात है और 168 में 3 की 1 घात है। तो यहाँ पर 3 की सबसे छोटी घात 1 होगी और इनका यदि हम गुणा करेंगे तो 2 की घात 2 यानी 4 गुणे 3 यानी कि 12। इस तरह से जो 12 है ये इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हुआ। ठीक है, 12, 36 और 168 का महत्तम समापवर्तक स्वयं 12 ही होगा।